अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने अवैध घुसपैठ और किराएदार सत्यापन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में जम्मू पुलिस ने रोहिंग्या शरारतियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और बिना सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। जम्मू पुलिस ने यह कदम सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर उठाया है। आज की चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कदम जम्मू के शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने में सफल होगा। और इससे पहले जानिए कि इस कार्रवाई और इस मामले के बारे में इस खास रिपोर्ट के जरिए। जम्मू में पुलिस ने अब अवैध घुसपैठ और बिना सत्यापन के किराएदार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के इस कदम का उद्देश्य जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ताकि असामाजिक तत्वों और अनअधिकृत व्यक्तियों से खतरे को रोका जा सके। जम्मू पुलिस ने इन मामलों में 18 एफआईआर दर्ज की हैं और मकान मालिकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है जिन्होंने रोहिंग्या शरारतियों को अपनी संपत्ति किराए पर दी। एसपी साउथ अजय शर्मा ने इस मामले में कहा कि पिछले साल नरवाल में हुए ब्लास्ट में किराएदारों का सत्यापन नहीं किया गया था, इसलिए पुलिस ने अब कड़ी कार्रवाई की है। जिनके एंटीसीडेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है और जिसमें कुछ लोग क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं और कुछ लोग इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। दिस इज़ अ रूटीन प्रोसेस। वी जस्ट रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन इट इज़। सर, अब कितने रोहिंग्यास बांग्लादेशीज हैं जिनको डिटेन किया गया या जिनको अरेस्ट किया गया? देखें, कोई भी ऐसा रोहिंग्या ऐसा डिटेन ऐसा नहीं हुआ है। हमने सिर्फ जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है और ऐसी 5 एफआईआर रजिस्टर हुई। सर, इसके साथ साथ नरवाल में भी जब ट्विन ब्लास्ट हुए थे उससे भी आपको ये निकल के आया कि इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये जो जिस तरीके के हालात यूटी ऑफ JNK में हैं और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लोग आते हैं और ये सब इस चीज़ का बिल्कुल जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए तो हम ये एक्सरसाइज हमने जम्मू पुलिस ने स्टार्ट की। जम्मू पुलिस ने इस मामले में बड़े पैमाने पर जांच शुरू की है। पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की और म्यांमार और रोहिंग्या शरणार्थियों द्वारा बिना सत्यापन के किराए पर मकान लेने वालों पर भी शिकंजा कसा। पुलिस ने यह भी कहा कि अब यह कार्रवाई केवल कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी मकान मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन सही तरीके से किया जाए। नरवाल में पिछले साल जो ब्लास्ट की घटनाएं हुई थी उसके बाद ये निकल के आया था कि कुछ रोहिंग्यास थे जिनको इलीगली विदाउट वेरिफिकेशन उनकी जो है रहने के लिए रेंट पे जगह दी गई थी, जिसके बाद पुलिस को शक है कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो रेंट पे जम्मू के आसपास के इलाकों में रह सकते हैं, क्योंकि इस तरह का इनपुट है कि आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और उसमें OGWs का जो काम है वो ये बांग्लादेशी या रोहिंग्यास कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भी ऑनर्स होंगे जो विदाउट वेरिफिकेशन इनको जगह देंगे रहने के लिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये मराठा कॉलोनी है, जिसको हाल ही में पुलिस ने यहाँ से खाली करवाया है और पिछले कुछ समय पहले यहाँ एक आग की घटना भी घटी थी। कई इलीगल काम यहाँ पे होते थे, तो उसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है। जम्मू पुलिस ने अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि अब किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों को अपनी जमीन पर जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये कदम जम्मू की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित कर पाएगा? क्या ये एक मील का पत्थर साबित होगा या फिर और भी ये कदम समस्याएं खड़ी कर सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ी थी, आतंकी हमले बढ़े थे, अब उससे निजात दिलाने के लिए और उस पर शिकंजा कसने के लिए यह बड़ा कदम एक तरह से इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से माना जा रहा है। आज इस कार्रवाई को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कार्रवाई से आने वाले दिनों में कितना बड़ा एक तरह से फायदा हो सकता है या प्रशासन के लिए, इंतजामिया के लिए कितना चैलेंजिंग है और यह कदम कितना जरूरी था। क्या देर से कदम उठाया गया लेकिन एक बड़ा और अच्छा कदम है आतंकवाद के खिलाफ। इस पर एक तरह से ब्रेक लगाने में एक सहायता मिलेगी, इससे मदद मिलेगी। आज इसी को हम चक्रव्यूह में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी कुलदीप खुड़ा साहब जुड़े हुए हैं। कुलदीप खुड़ा जी से इस कार्रवाई पर तफसील से हम जानने की कोशिश करेंगे। कुलदीप खुड़ा जी, सर आपका न्यूज 18 में बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जगदीप सिंह जी, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। जगदीप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि कुलदीप खुड़ा साहब को जरूरी काम के लिए निकलना है, कुछ देर ही हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। तो मैं सबसे पहले कुलदीप जी से ही इस पूरे इशू को समझ लेता हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी भी आप रहे हैं। कुलदीप खुड़ा जी, सर ये जो कार्रवाई जम्मू में हो रही है, जो किराएदार हैं और जो नौकर हैं उनका जो वेरिफिकेशन शुरू किया गया पुलिस की तरफ से, इस कार्रवाई को किस तरह से आप देखते हैं? कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी जरूरी यह कार्रवाई है? देखिए, ये कार्रवाई जो शुरू हुई है जी, ये एक छोटा सा स्टेप है इस डायरेक्शन में कि इलीगल जो आए हैं अपनी कंट्री में, इंडिया की टेरिटरी में आए हैं म्यांमार से जी, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस भेजा जाए। लेकिन ये मैं यहां पे एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि इनका यहां पे रहना जी, मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इनका पास्ट अगर देखा जाए, ये टेरर एक्टिविटीज में शामिल हुए हैं पिछले कई साल से। इनकी एक्टिविटीज भी बड़ी मशकूक रहती हैं। ये लोकल थेफ्ट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, चेन स्नैचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बर्गलरीज में भी इनको इन्वॉल्वमेंट देखी गई है। आम आदमी को एक जो सिक्योरिटी महसूस होती है वो इनके रहते हुए उसको नहीं रहती है। 2018 में सुंजवा आर्मी कैंप पे अटैक हुआ जम्मू में, बिल्कुल उसके पीछे रोहिंग्या कॉलोनी एक इलीगली बनी थी, वो उस पर ट्रेस हुआ। वो जब उसमें एक्शन हुई और अरेस्ट हुई, उसके बाद वो कॉलोनी को खाली करवाया गया था, वो इलीगल कॉलोनी को। कुछ वहां पे जो स्ट्रक्चर्स बने थे उनको डिमोलिश भी किया था जी। लेकिन चंद ही साल में वो वापस आ गए आहिस्ता आहिस्ता। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कार्रवाई होनी चाहिए वो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो इस टाइप के जो इन्फिल्ट्रेटर है, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, वो दोबारा अपने जो इलीगल काम में है वो शुरू ना कर सके। इसको पूरी अंतिम कार्रवाई तक लेना चाहिए। इसमें तरीका यह है कि आइडेंटिफिकेशन ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको बाज़ाब्ता अरेस्ट करना। जो हमारा फॉरेनर्स एक्ट है उसमें बड़े क्लियर प्रोविजन है कि जो इलीगली यहां पे आए हैं बाहर से, उनको अरेस्ट करके एक लोकेशन को जेल डिक्लेयर किया जाएगा और वो तब तक उस जेल में रहेंगे जब तक वो वापस अपनी कंट्री में उनको ना भेजा जाए। लेकिन ये जेल में रखने का सिलसिला जो वो शुरू हुआ था लेकिन फिर बंद हो गया। तो ये जो हाफ हार्टेड कार्रवाइयां होती है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी का जो हमारा इनसे प्रॉब्लम है जी, वो हल नहीं होता है। जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जो हर एक गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इसमें पूरे हिंदुस्तान में, इसमें आप देखेंगे गुड़गांव दिल्ली में भी बहुत रोहिंग्याज हैं, जम्मू में तो है ही है, कश्मीर में बहुत रोहिंग्याज है। वहां पे आइडेंटिफाई नहीं होते क्योंकि वो एक किस्म के घरों में अब्जॉर्व हो गए। वहां पे आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट है क्योंकि वहां लोकल पॉपुलेशन जो है वो बहुत बार साथ नहीं देती है उनको आइडेंटिफाई करने में। इसी तरह मुल्क के बाकी हिस्सों में भी ये आ गए हैं। तो ये हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा आहिस्ता आहिस्ता एक दुश्वार मसला बन रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के, जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इनको इन्होंने आधार कार्ड बनवाए हैं, इन्होंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनाई है, तो ये घरों में काम करते हैं बहुत जगहों पे, पूरे खासतौर पे एनसीआर में, टेरिटरी में।
अपना नाम बदल के रहते हैं, लेकिन असली पहचान जो इनकी है वो पता ही है। तो इनको आइडेंटिफाई करके इसमें पूरी कार्रवाई की जाए ताकि ये इनको वापस भेजाया जाए। जब तक वो वापस नहीं भेजाया है तब तक जो फॉरेनर्स एक्ट के तहत प्रिजन डिक्लेयर करने हैं और उनको तब तक प्रिजन में रखा जाए, उनको ऐसे खुले ना छोड़ा जाए। तो हमने देखा है कि इसमें कार्रवाइयां पूरी नहीं होती है, इसलिए होम मिनिस्ट्री को इसमें बड़ा सीरियसली लेना चाहिए ताकि इस टाइप की जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है उसको जड़ से खत्म किया जाए। लेकिन खोड़ा साहब, जिस तरह से आपने कहा भी और इससे पहले हमने देखा भी कि कार्रवाई इससे पहले भी हुई है, ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इस तरह की कार्रवाई इससे पहले भी होती रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ कमियां रह गई इससे पहले की कार्रवाई में, जिसकी वजह से दोबारा ये बसने में और दोबारा इस तरह से रहने में एक बार फिर से ये कामयाब हो गए? देखिए, मैं ये साफ बताऊंगा, ये कॉस्मेटिक कार्रवाइयां होती हैं। जब प्रेशर आता है, जब इस टाइप के कोई ये क्राइम में मुलव्वस होते हैं, जैसे मैंने कहा 2018 में टेरर एक्टिविटी में इन्होंने पनाह दी थी वहां पे, जिन्होंने अटैक किया सुंजवा आर्मी कैंप पे, उसके बाद कार्रवाई की गई। लेकिन कार्रवाई ऐसी हुई कि डिमोलिशन भी हो गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वापस आने लगे। तो इस कार्रवाई का कोई नतीजा नहीं निकलता है ऐसी हाफ हार्टेड कार्रवाई करने से। कार्रवाई वो होती है जो मुकम्मल तौर पे यकीनी बनाया जाए कि वो दोबारा वापस ना आ जाए और तब तक कस्टडी में रहे, जेल में रहे, जब तक उनको वापस ना भेजा जाए। और इनके आधार कार्ड चेक करने चाहिए। इनके लिए जो हमारा सीए है उसको लागू किया जाए सख्ती से। जो एनआरसी जो रजिस्टर बननी थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, वो कार्रवाई रोकी गई, उसको चालू करना चाहिए। तो ये एक बड़ी, ये तो यूएस में भी है, वहां पे जो सिक्योरिटी नंबर होता है हर एक सिटीजन का, वहां पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यहां पे पॉलिटिक्स के चक्कर में गवर्नमेंट बहुत चीजें जो नेशनल इंटरेस्ट में है, जो अपने इंटरनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है, वो अपोजिशन के होते हुए जस्ट फॉर वोट बैंक गवर्नमेंट नहीं कर पाती है वो कार्रवाइयां। इसलिए बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट को इन चीज प्रेशर ग्रुप्स से हटकर, प्रेशर ग्रुप्स के प्रेशर में ना आए और जो मुल्क के इंटरेस्ट में है वो कार्रवाई मुकम्मल तौर से करे। आप बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप खोड़ा जी, क्योंकि आपने सर बहुत कीमती वक्त हमें दिया। आपको शायद कहीं जाना भी है, इस वजह से बहुत कम समय के लिए हमारे साथ जुड़े, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलदीप खोड़ा जी, अपना वक्त देने के लिए। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस चर्चा में एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, यूथ वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। और पहले से हमारे साथ जगदीप सिंह जी, जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आदित्य गुप्ता आपके पास ही आना चाहूंगा। फॉर्मर डीजीपी कुलदीप खोड़ा साहब ने बहुत डिटेल में तमाम चीजें बताई, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर अब कार्रवाई हो रही है, या इस तरह से कहा जाए कि जो किराएदार हैं, जो बाहर आउट स्टेट्स के, दूसरे स्टेट्स के जो नौकर घरों में काम करते हैं, दुकानों पर लोग काम करते हैं, उनके खिलाफ, उनके वेरिफिकेशन को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आदित्य गुप्ता जी, किस तरह से इस कार्रवाई को आप देखते हैं? और पहली बार यह कार्रवाई नहीं हुई है, जिस तरह से अभी कुलदीप खोड़ा जी भी कह रहे थे कि इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां होती रही हैं, लेकिन उसका कुछ असर देखने को नहीं मिला है। अब सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपने कैसे इलीगल इमिग्रेंट को इवैक्यूएट करना है यहाँ से। आप ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम उठेंगे, आज एक नया तरीका निकालेंगे, कल दूसरा निकालेंगे। चार की नफरी बनाई गई, वहां पर चेक किया उन्होंने कि भाई आदमी मिला है या नहीं मिला है, इलीगल है या नहीं है, वैसे नहीं होता। आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपको ये तो पहले से आपको पता है कि आपको कोई भी इलीगल इमिग्रेंट हिंदुस्तान में रहता है, आपको उसको डिटेन करना है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या होती है, इसको बेसिकली इसको मजहबी और सियासी रंग दिया जाता है। कुलदीप जी ने एक बात बड़ी सही कही थी कि हाँ, गवर्नमेंट क्योंकि ऑपोजिशन मजहबी रंग तो आप ही लोग देते हैं इसके पीछे। नहीं, आदित्य गुप्ता जी, मजहबी रंग तो पीडीपी ही सबसे पहले कहती है कि इसमें हिंदू मुसलमान कैसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है। नहीं, सीधी बात है ना। अगर आपको करना है डिटेन, तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, आप एनआरसी के जब मांगते हो, आपने यहाँ कभी आपने सिटीजनशिप देनी होती है तो आप रिलीजन के बेस पे सिटीजनशिप दे रहे हो, तो मजहबी रंग कौन दे रहा है? अगर आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट, जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तो एक अपनी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिलीजन के बेस पे डिफरेंशिएशन की है। जब आपने इलीगल इमिग्रेंट किसी को डिटेन करना है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके रिलीजन,
उसकी नेशनैलिटी नहीं है हिंदुस्तानी, इसलिए बाहर है। अब वो उतना ही हिंदुस्तानी है जितना आदित्य है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फैक्ट ये है कि अगर आपको इसको डिफरेंशिएशन करते हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो वही तो चीज कुलदीप जी ने दबे लफ्जों में ही अपनी एक्सप्रेस की है। बट यही बात है कि आपको क्योंकि ऑपोजिशन है, तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन है, लेट अस डू दी अस वर्सेस देम पॉलिटिक्स। उसके अंदर हम कहेंगे डिटेन, हम सिर्फ उस एक कम्युनिटी जिसको आप टारगेट करके करना चाहते हो, नेशनल ईवल आपने बनाया हुआ है, आप उसी का नाम लोगे, सो दैट एक एनिमोसिटी, एक गुस्सा रहे लोगों के बीच में और उसका पॉलिटिकल गेन हो। अगर आपको सच में ही रोहिंग्याज निकालने हैं, या फॉर दैट मैटर एनी इलीगल इमिग्रेंट जो दुनिया के किसी भी कोने से हिंदुस्तान में बस रहा है या रह रहा है या हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को ऑक्युपाई कर रहा है, उसको आपको निकालना है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मजहबी रंग तो देने की जहां पर बात आती है, वहां पर आती है जब आप उसको फाइननेस में ये कहते हो कि नहीं साहब, ये तो सिर्फ उस, जैसे कुलदीप जी ने बोला कि कश्मीर में जी वो रंगे हैं। कैसे रंगे साहब? एक आदमी हिंदुस्तानी और एक आदमी हिंदुस्तानी नहीं है, तो कैसे? आपके हिसाब से आपने तो मजहबों पे रंगना शुरू कर दिया ना। मुझे तो लगता था कि उस सरकारें देखिए सभी रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार सभी होंगे। पीडीपी की भी सरकार रही है आदित्य गुप्ता जी, ऐसा नहीं कि पीडीपी या महबूबा मुफ्ती जी। मैं तो कह ही नहीं रहा इसमें से, मैं तो कह ही नहीं रहा कि इसमें अगर इसमें नाकामी रही है कि हम इलीगल इमिग्रेंट जम्मू कश्मीर से और हिंदुस्तान से नहीं निकाल पाए, उसमें मोदी उतना ही रिस्पॉन्सिबल जितना हम है। बराबर है, दोनों को आड़े हाथ लो। चलिए इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जावेद बेग साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद बेग जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जगदीप सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। जगदीप जी, इस पूरी कार्रवाई को कैसे आप देखते हैं? कांग्रेस एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही है, सरकार में रही है, और अब ये जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये आज कल का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है और इस तरह की कार्रवाइयां इससे पहले भी होती रही हैं। मेहरा साहब आदाब, आपका शुक्रिया। सबसे पहली बात, ये नितांत संवेदनशील मामला है और इसके दोनों पहलुओं पर जब तक बारीकी से गौर नहीं किया जाएगा बात समझ में नहीं आएगी। साल 1970 से जो रखाइन प्रांत है म्यांमार का, वहां से जब बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार हुए, मानवता का गला घोटा गया और इस दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया यूएन के मुताबिक, तो उसके बाद 2016 और 17 की कार्रवाइयां ऐसी रही जिसके फलस्वरूप जो है हमने देखा कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या देश के अलग अलग हिस्से हो, वहां पर रोहिंग्यास की घुसपैठ हुई। यहां तक अभी पूर्व डीजीपी बात कर रहे थे, देखिए दो बातें बड़ी साफ है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, जब आतंकवाद से जुड़े किसी मामले की बात आएगी, तो वहां पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहां तक सवाल आधार कार्ड का या बाकी दस्तावेज बनाने का, ये बहुत संवेदनशील मामला है और बड़ा गंभीर है। लेकिन सवाल ये है कि ये वो सरकार है जो झारखंड में जाकर कहती है कि घुसपैठिए आ गए जी, यद्यपि मरकज में आप बैठे हो, ये आपका क्षेत्राधिकार है। वही स्थिति यहां पर है कि यहां इस मामले को शुरू से गंभीरता से लिया नहीं गया। दूसरा, मैं जाति तौर पर भी जानता हूं गुरेरा साहब, बिकॉज आई हैड कवर्ड इट वेरी कंप्रीहेंसिवली फॉर डिफरेंट डेली नेशनल्स। स्थिति ये रही कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर गरीबी का आलम इन रोहिंग्यास में इतना था कि कुछ 1000 में देह व्यापार तो छोड़ दीजिए, एक भले चंगे आदमी का सौदा हो जाता है। महिलाओं की इतनी बुरी हालत है। और पिछले 2 साल पहले, जैसे आपके रिपोर्टर बता रहे थे, एक आगजनी की वारदात हुई और बहुत बड़ी वारदात थी वो। लेकिन मेरा कुल लबोलबाब कहने का यह है कि देखिए, वी आर इंडिया, हम भारत हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप उनको नागरिकता दे दीजिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप उनके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कीजिए, लेकिन आपको ये जहन में रखना होगा कि वो शरणार्थी हैं, तो जो शरणार्थियों के लिहाज से जैसे एक सेपरेट कैंप बना दिया जाए, उनका सत्यापन सिलसिलेवार ढंग से हो। ऐसा नहीं है वो जैसे अभी बोला पीडीपी के मेरे साथी ने कि आप कब आपका मन किया आप उठे, आप 2-4 दिन घूम फिर के आ गए, कुछ एक लोगों को आपने डिटेन किया और उसके बाद कहानी खत्म। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है और इस मामले को उस लिहाज से देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जगदीप जी, बात आप जारी रखिएगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट आर एस पठानिया साहब, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी के मौजूदा एमएलए भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट आर एस पठानिया जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। लेकिन मैं जगदीप सिंह जी, ये इल्जाम बार बार कांग्रेस पर लगता है
कि कांग्रेस ने अपनी सियासत के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को लाकर बसाया है जम्मू में? हुरेरा साहब, सिरे से खारिज करना चाहूंगा मैं इस आरोप को। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए मैंने पहले कहा हम भारत हैं, और आज पूरे विश्व में भारत की जो एक छवि रही है, आज से नहीं सदियों से, उसके पीछे का जो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा ट्रेडिशन है, वो मैटर करता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बड़ी तादाद में जब हम लोग विदेशों में जाते हैं तो नेशनल असाइलम के नाम पर वहां शरण ली जाती है, और 100 में से 90 मामले झूठे होते हैं। अमेरिका में तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, मैंने देखा है। अब स्थिति यह है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी तो कंप्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन मानवता अपनी जगह है, एक फिलैंथ्रोपिक अप्रोच अपनी जगह है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार है। आप यूएन के दस्तावेज खोलकर देखिए, आपको एहसास होगा कि किस दर्जे का अत्याचार जो है वो इन लोगों पर हुआ। 2-2 हजार में महिलाएं बिकती हैं इनकी, और हालत यह है कि खाने को अनाज नहीं है, रहने को घर नहीं है। ठीक है, ये शरणार्थी है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हम इनको, जब तक इनका वापसी नहीं होती या कोई एक समुचित राजनीतिक हल, और वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक एक पॉलिटिकल विल वैसी नहीं होगी, तब तक कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा से कंप्रोमाइज ना हो। लेकिन एक समुदाय विशेष को देखकर अगर टारगेट किया जाता है तो हम उसके खिलाफ हैं। ये बड़ी एक सीधी बात है। जी हुरेरा नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, इसमें समुदाय और रिलीजन कहां पर आ गया? राष्ट्र तो की इतने सुरक्षा सालों पहले से नहीं, आप उनसे पूछिए, इतने सालों आप से क्यों उनसे नहीं किया इन्होंने पूछिए, कुछ? आप उनसे पूछिए जिनके भाई बहन बिछड़ गए हों, जो आतंकी हमलों में मारे गए, जो हमारे जवान शहीद हो गए आतंकी हमलों में, तो आप उनसे पूछिए, उनका दर्द भी समझिए। नहीं, अभी तक रोहंग्या की कितनी भूमिका आतंकी मामलों में आई है? हो सकता है, संभावित है, क्योंकि जब गरीबी सिर चढ़कर बोलती है तो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। वहां पर धर्म, जाति, संप्रदाय मैटर नहीं करता, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि 2017 में यह घुसपैठ शुरू हुई थी और आज 2024 है। कितनी आला दर्जे की कार्रवाई इन्होंने अब तक की है, कितने लोगों की इन्होंने शिनाख्त की है? अभी आपके फॉर्मर डीजीपी कहकर हटे हैं कि आधार कार्ड तक ये लोग बना चुके हैं। यहां पर कमोबेश कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें समझना होगा। और रही बात यहां की प्रदेश सरकारों की, तो उनके पास ये, मैं आर एस पठानिया जी से, जी आर एस पठानिया जी से ही समझ लेता हूं। आर एस पठानिया जी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो शरणार्थी अब रहते हैं, वो भी एक बड़ा एक मसला कह लीजिए कि बन गए हैं। हालिया दिनों जम्मू कश्मीर और खासतौर से जम्मू रीजन में किस तरह के आतंकी हमले हुए, उनमें भी ये कहा जा रहा था कि शक की सुई इन लोगों की तरफ जा रही थी, ये जो घुसपैठिए थे। अब सवाल ये उठता है, ये कहा जा रहा था कि 370 के बाद, जिस तरह से चाहे वो आदित्य गुप्ता जी हो या फिर जगदीप सिंह जी हो, उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने क्या कुछ किया, या 370 के बाद यह कहा जा रहा था कि इस तरह की जो चीजें होंगी उस पर नकेल कसी जाएगी, उस पर काबू पाया जाएगा। लेकिन 370 के बाद कई साल गुजर गए, लेकिन आज भी जो रोहिंग्या हैं, शरारती हैं, बांग्लादेशी जो हैं, वो आज भी जम्मू में एक बड़ा मसला बने हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने कम से कम इसको मसला तो माना। इस बात के 3-4 पहलू। एक तरफ तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 19, नहीं तो आप इसे मसला नहीं मानते हैं? नहीं, आपके मित्र यहाँ पे मित्र ऑन बोर्ड कह रहे हैं कि इसके धर्म विशेष के साथ जोड़ा जा रहा है। कहाँ मसला मान रहे हैं? ये तो इसको धर्म विशेष के साथ जोड़ के एक कार्रवाई को बता रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। दैट्स व्हाई आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। आप कम से कम मसला तो मान रहे हैं। अरे भाई, इसी मसले को देखते हुए ही भारत के पार्लियामेंट में इसकी सरकार की प्रधानमंत्री कौन थे, मेंबर पार्लियामेंट किसके थे? सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसके थे लागू किए थे। इनका उस सिटीजनशिप एक्ट का जिसे कहते हैं कि ओपनिंग पेज से इंडिया फॉर इंडियन फर्स्ट, भारत बांग्लादेशियों के लिए। ठीक है, भारत ने दलाई लामा जी को जिसे कहते हैं शरण दी है। जम्मू कश्मीर में तिब्बतन मुस्लिम, इनका कई सारे परिवार जिसे कहते हैं पिछले 6-7 दशकों के पार्ट है। लेकिन इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री की सीमा में घुसना और भारत की सीमा में घुसना, और फिर वर्ष जिसे कहते हैं क्राइम्स ये लोग करते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, लूटपाट जैसी हरकतों में ये रोहिंग्या बांग्लादेशी पाए गए हैं।
आज इन्होंने आधार राशन कार्ड अगर बनाए तो वो किसकी मदद से बनाए? कांग्रेस के चुप है, कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड दे रही है, कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति में लेकर जिसे कहते हैं भटकी भटकी दुमिसी नजर आ रही है। कांग्रेस इसको मसला मानने से डर क्यों रही है? तो माय स्पेसिफिक पॉइंट, भारत का सिटीजनशिप जगदीप जी मैं आ रहा हूं जी जी। जिसमें कहा गया इंडिया फॉर इंडियन, इसमें धर्म विशेष की क्या बात है? आपको कहना चाहिए कि हम सरकार के साथ है। सरकार जितने भी गैर अधिकृत भारत के जिसे कहते हैं कानून के संविधान के विरुद्ध जो लोग भारत की पार्टी पे है, भारत की सरकार उनको कहते हैं लपेट के बाहर फेंके, लॉक स्टॉक एंड बैरल उनका भारत से बात जरा जरूरी भी है और भी है कि भारत के लिए, भारत की मुख्य धारा के लिए, भारत की कानूनी व संवैधानिक संप्रभुता के लिए जिसे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे राजनीति की जा रही है, ये बहुत ही जिसे कहते हैं अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मसले को मसला नहीं मानते हुए इसको भी राजनीति को करना। जगदीप जी आपसे सहमत नहीं है जी? आरएस पठानिया, जगदीप जी सहमत नहीं है? जगदीप जी जी। हुरैरा साहब, पठानिया जी प्रबुद्ध आदमी है, लेकिन ये जिस जमात से आते हैं उनके वैचारिक पुरोधाओं ने तो यहां तक कह दिया था कि जिनका यहाँ पर कोई पुण्य स्थान नहीं है, कोई पवित्र धार्मिक स्थल नहीं है, वो भारतीय नहीं है। देखिए, बात को समझना होगा। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि ये घुसपैठिए हैं, ये कपड़ों से पहचाने जाते हैं, और जो संभल में हुआ चुनाव के ठीक बीच में, वो बताता है कि आज परिस्थितियां क्या है। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, ठीक है आप कार्रवाई कीजिए, आप आरोप हम पे मर रहे हैं। अरे भाई, परोक्ष रूप से विगत आप कई सालों से जम्मू कश्मीर पर जबरन काबिज है, अब जाकर सरकार बनी है और वो भी आपने नियमों का फालूदा बनाकर एलजी के हाथ में सारी पावर थमा दी, तो आरोप हम पर लगाएंगे कि कार्रवाई नहीं की। मैं बता रहा हूं 2017-18 से, मैं फिर से बता दूं कि मैंने इस मामले को बड़ी बारीकी से कवर किया है, बीइंग एन एडिटर फॉर डिफरेंट डेली नेशनल। तो मैं जानता हूं आलम तो ये था, रेलवे स्टेशन के पीछे एक इलाका ऐसा था, एक कॉलोनी ऐसी थी जहां पर बार्गेनिंग तक की हुई थी। उनमें क्रिमिनल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। कहीं जब मानवता की बात आती है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनको शरणार्थी शिविर में रखिए, उनका सत्यापन कीजिए, जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, जो सामाजिक तत्व है, उनको उठाकर बाहर कीजिए, और बाकियों को जब तक कोई राजनीतिक हल नहीं निकलता, कम से कम भारत जो वासुदेव कुटुंबकम में यकीन रखने वाली सभ्यता है, इतना तो हम उन महिलाओं बच्चों के लिए कर सकते हैं जो दो दो दाने रोटी के लिए मोहताज हैं। और फिर बार बार आरोप लगाना, कांग्रेस, आपने एक घुट्टी पी ली है कि कोई बात हो कांग्रेस का नाम लीजिए। नेहरू जी तो है, जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक पर भी जाना और जावेद बेग भी वेट कर रहे हैं, जावेद साहब के पास भी जाना। पठानिया जल्दी से जी। कांग्रेस कहते हैं मानसिक दिवालियेपन को कहते हैं, बीजेपी के लिए बड़ा सम्मान है, लेकिन कांग्रेस के मानसिक दिवालियेपन पे मैं कटाक्ष करने के बाद नहीं आऊंगा कि जो मेल है उनके लिए अलग चलाऊं, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं और महिलाएं तो उसकी तो अलग कर दो। भारत के कानून के सिटीजनशिप एक्ट के जो दौरान आया, उसकी उल्लंघना करके लोग भारत की टेरिटरी में आए हैं, अब उनका राजनीतिक सोल्यूशन होगा। ओ माय गॉड, उसका राजनीतिक सोल्यूशन होगा क्या? अरे इनको उठा के चलिए मैं आ रहे से तो ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो कार्रवाई है आखिर इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बार बार इस तरह की कार्रवाइयां होती रहती हैं, लेकिन ये मसला जूं का तूं रह जाता है। और एक बार फिर से जम्मू पुलिस ने, जम्मू इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। क्या इस बार यह मसला हल होगा? आज चक्रव्यूह में हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद जावेद बेग आपके पास ही आऊंगा। जावेद साहब, आपके पास मैं आने वाला था, लेकिन आपकी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए। खैर, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जावेद बेग जी, किस तरह से इस कार्रवाई को आप देखते हैं? बार बार इस तरह से कार्रवाई होती है, जो इलीगल लोग रह रहे हैं या जो किराएदार हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं और उन्हें शक की नजर से देखा जाता है। और कहीं ना कहीं हालिया जो जम्मू में इस तरह के आतंकी हमले हुए हैं, उन पर भी शक की सुई एक तरह से जाती है। लेकिन अब जो ये कार्रवाई हो रही है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? शुक्रिया अबू हुरैरा साहब। सबसे पहले मैं हमारे सारे दोस्तों को आज का जो बड़ा दिन है, त्यौहार है, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे की मुबारकबाद देना चाहूंगा और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को लेकर यहां पे चर्चा की। देखिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक खूबसूरत हिस्ट्री है
जी। हमने हमेशा उन लोगों को आसरा दिया है जिन लोगों को अपने मुल्क में अपने लोगों ने निकाला हो, चाहे वो पारसी जोरास्ट्रियंस हो, सीरिया के वो क्रिश्चियंस हो बहुत सैकड़ों साल पहले, या अफगानिस्तान के वो हिंदू सिख भाई हो, या अफगानिस्तान के वो मुसलमान जिन्हें वहां जुल्म हुआ और निकाल दिए गए, या फिर पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है, उन्हें हमने हमेशा आसरा दिया। यह हमारी एक खूबसूरत तवारीख है। इसी तरह जब रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जुल्म हुए अपने मुल्क में, हालांकि रोहिंग्या के जो लोग यहां पे रह रहे हैं वो मुसलमान हैं, किसी भी मुसलमान मुल्क ने उन्हें आसरा नहीं दिया, जगह नहीं दी। जो ओआईसी है, मैं ये बात यहां पे रखना चाहूंगा और आपसे गुजारिश है कि मुझे मौका दिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्रीज है, वो बार बार हमारे मुल्क के हमारे जो निजी मसले हैं उन पे बात उठाते हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस के जितने भी फोरम्स हैं, उन पे वहां पे बात उठाते हैं, हालांकि उनकी कोई भी जवाजियत नहीं होती है। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ओआईसी के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों किसी मुसलमान मुल्क ने आज तक जगह नहीं दी? हमारा मुल्क हिंदुस्तान 140 करोड़ आबादी हमारी है, ऑलरेडी आबादी ज्यादा है। उन्होंने क्यों उन्हें जगह नहीं दी? हमारा पड़ोसी मुल्क जो जम्मू कश्मीर में पिछले 30-35 साल से दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है, रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, उन्होंने क्यों उनको जगह नहीं दी? हमारा जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव जगह है, बड़े चैलेंजेस है हमें जम्मू कश्मीर में, टेररिज्म बीइंग द बिगेस्ट चैलेंज, जिसे हम 30-35 साल से लड़ रहे हैं। हमने बहुत नुकसान उठाया टेररिज्म की वजह से। जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में भी हमने उन्हें जगह दी थी, लेकिन मेरे एक भाई ने अभी बात की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो इन्वॉल्व हुए, ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व हुए। जम्मू का जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे पिछले से हो रहे हैं, ये बड़ा इशू है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटाइजेशन ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आज कोई स्टेप उठा रहा है, मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। जो भी इलीगल वहां पे लोग रह रहे हैं या आज कोशिश कर रहे हैं, मैं खुद जम्मू में रहता हूं, जम्मू में मैंने देखा है ये बड़ा इशू बनने वाला है। जब कि इसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाए तब तक वहां पे किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को रहने की इजाजत नहीं देनी है हमें। ओआईसी उन लोगों को आसरा दे, ओआईसी के खासकर जो ममालिक मलेशिया, टर्की, वो उन्हें जगह दे, वो तो अमीर मुल्क है, उनकी आबादी भी कम है, क्यों उन्हें जगह नहीं देते हैं? और हमारे जो निजी मामले हैं उन निजी मामलों में वो हर बार टांग उड़ाते हैं। ये हमें इस वक्त बिना किसी पार्टी एफिलिएशन के एज हिंदुस्तानी सोचना है। ये बड़ा इशू बन सकता है। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी एक सेंसिटिव जगह है, दो मुल्कों के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, एक पाकिस्तान, एक चाइना, दोनों हमारे लिए इस वक्त बड़े चैलेंज बने हुए हैं। और अब हम सोसाइटी को हमें स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसी घटना ना घटे। बिल्कुल इस पर कदम उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं आदित्य गुप्ता जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ देर पहले कुलदीप हुड्डा जी ने इशारों में कहा कि दरअसल इस तरह की कार्रवाई तो इससे पहले भी होती रही है, आदित्य गुप्ता जी आप भी जानते होंगे, लेकिन कोई इसका नतीजा क्यों नहीं निकला? ये फिर क्यों आकर ये लोग बस जाते हैं, फिर क्यों इस तरह से रहने लगते हैं और इस तरह की कार्रवाई के बावजूद कोई एक तरह से ये फलते फूलते रहते हैं, ये फिर से रहने लगते हैं, फिर से इस तरह की कार्रवाई होती है। बहुत बार इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, ये एक दो बार ऐसा नहीं हुआ है। क्या वाकई में कहीं ना कहीं सियासत भी आदित्य गुप्ता जी इसकी वजह है? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि पॉलिसी नहीं बनाई भी। मैंने आपको पहले भी कहा कि पॉलिसी बननी चाहिए। किस गवर्नमेंट की आपको किस गवर्नमेंट की आप बात करेंगे? देखिए, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनानी है ना। 10 साल से बैठे हैं। सवाल तो आप नेहरू से थोड़ी पूछेंगे अब इसके बारे में, प्रधानमंत्री से पूछेंगे। तो इट हैज टू बी कम फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर।
इनको पॉलिसी बनानी है जिसके अंदर इनको ये डिसाइड करना है कि जो रोहिंग्या या इलीगल इमिग्रेंट जितना है हिंदुस्तान में, उसको आपने आइडेंटिफाई करके एक पर्टिकुलर एरिया में लाना है और वापस उनको डिपोर्ट करना। और अगर आपको लगता है कि जहां पर एक कन्फ्लिक्ट की वजह से लोग यहां पर आ गए हिंदुस्तान में, फिर इनके लिए आपको प्रॉपर इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो यूएन की पॉलिसी फॉलो करते हो, आपको उसके हिसाब से इनके लिए बेसिक ह्यूमन राइट्स इनको देने पड़ेंगे। अदरवाइज यू हैव टू डिपोर्ट देम बैक। अब डिपोर्टेशन के अंदर सियासत आती है ना। जब आप दरवाजा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खोलते हो तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। हिंदुस्तान जहां तक लास्ट चेक किया था, इंडिया इज अ कंट्री विच डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन। तो हमें जब दरवाजे खोलने तो किसी एक रिलीजन के लिए नहीं खोलने, हर एक के लिए खोलने, या बंद करने तो सबके लिए करने। तो वो पॉलिसी पूरी की पूरी जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी नहीं, तब तक ये जो इफ्स एंड बट्स जो है वो रहेंगे। आप आज करेंगे ट्राई, आज आप 5 दिन मेहनत करेंगे, पुलिस वाले वहां जाके मौके पे सारा दिन करेंगे, लोग डिटेन करेंगे, आपके उसको पॉलिसी नहीं आगे क्या करना है, फिर 6 महीने के लिए आप चुप हो जाएंगे। या तो पॉलिसी बनाओ और फैसला करो कि कैसे आपने इस चीज को टैकल करना है। अदरवाइज इसके ऊपर डे टू डे बेस पे इस पे मेहनत करना या तो छोड़ दो, या इसके ऊपर सियासत करना छोड़ दो टोटल तरीके से। आपको पॉलिसी बनाए बिना आपको कोई भी चीज ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद सम कंक्रीट आइडिया जिसमें वो रिस्पेक्ट करे यूएन चार्टर्स को, जिसके वो सिग्नेटरी है, और दूसरा अगर उनको वापस भेजना है तो उसका एक पॉलिसी बनाए और जिस देश के आए हैं वहां पर वापस भेजना है। इट इज नॉट ओनली अबाउट रोहिंग्या, इट इज अबाउट अक्रॉस बोर्ड। अलग अलग कम्युनिटीज के लोग आकर हिंदुस्तान में बस गए हुए हैं और हमारे रिसोर्सेज जो हिंदुस्तानियों के रिसोर्सेज हैं उसका हिस्सा ले रहे। ठीक है, जावेद बेग कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ये बिल्कुल आदित्य साहब सही बोल रहे हैं, लेकिन आदित्य साहब से मेरा एक सवाल है। बांग्लादेश में जो हालात सामने आए, जहां पे रोज हमारे हिंदू भाइयों को टारगेट किया जाता है, कल एक बहुत बड़े मजहबी लीडर हिंदू भाइयों के, उनको बंद किया गया। अगर कल वहां से जो सिचुएशन बन रही है, हिंदू कम्युनिटी के लोग वहां नहीं रह पाएंगे, तो मुझे बताइए क्या वो लोग फिर सऊदी अरब जा सकते हैं? मलेशिया उनको जगह देगी? टर्की, पाकिस्तान, ईरान उनको जगह देगा? जो हिंदू भाई अगर वहां से निकाल दिए गए, जो लग रहा है बहुत खतरनाक सिचुएशन है वहां पे। हम किसी के खिलाफ नहीं है, रोहिंग्या भी इंसान है, हमने उनको आसरा दिया, लेकिन हमारे मुल्क के जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी रहनुमा है, वो क्यों रोहिंग्या मुसलमानों की बात ओआईसी के साथ क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? ओआईसी पूरे दुनिया के मुसलमान मुल्कों की, पूरे मुसलमानों की जो है एडवोकेसी करती है, उनसे क्यों यह सवाल नहीं उठाया जाता? मेरे आदित्य भाई से भी यह सवाल है। आदित्य भाई, क्या आपकी पार्टी ओआईसी से यह सवाल कर सकता है कि रोहिंग्या के मुसलमानों को, आपके जो 50-60 मुल्क है, अमीर मुल्क है, बहुत जगह है, सऊदी अरब, ईरान में, टर्की में बहुत जगह है, क्या वो इनको जगह दे सकते हैं? नहीं देंगे। गाजा में जब सिचुएशन हुई, इजिप्ट ने अपने बॉर्डर सीज किए। सीरिया में, इराक में जब सिचुएशन थी, ईरान, सऊदी अरबिया ने अपने बॉर्डर सीज किए। उन पे तो आप कोई सवाल नहीं उठाएंगे। हमारे मुल्क के एस्टैब्लिशमेंट पे, हमारे मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन पे, हमारे मुल्क के नहीं, इंटरनेशनल, देखिए इंटरनेशनल मुद्दा है, इस पर तो सरकार ही, एक तरह से केंद्र की सरकार ही सोच सकती है। मैं पठानिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पठानिया जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद जगदीप जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पठानिया जी, लेकिन सवाल यही है, अपोजिशन की तरफ से उठाया जाता है कि जो कदम उठाने वो तो सरकार को ही उठाने हैं। सरकार आखिर कोई कंक्रीट पॉलिसी क्यों नहीं बनाती इनके खिलाफ? बार बार कार्रवाई होने के बाद फिर ये कैसे बच जाते हैं, फिर ये कैसे वापस आ जाते हैं? देखिए, लेट अस नॉट कंफ्यूज द सब्जेक्ट, हम ज्यादा कंफ्यूज ना करें। मैंने कहा कि देयर इज ऑलरेडी ए लॉ पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, विच इज इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब उस एक्ट को जिसे कहते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने एक एक्शन फ्रेम अपना बनाना, कोई पॉलिसी बनानी नहीं, सरकार का पॉलिसी, सरकार का रीति, सरकार का नीति बना है, इंडिया फॉर इंडियंस। तो भारत में चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, वो भारतीयों के लिए है। तो ये जो इन्फिल्ट्रेटर जिसे कहते हैं, वहां पे आके भारत की भूमि पे बैठे, इनका ना कानूनी, ना संवैधानिक, ना वैचारिक, ना मौलिक, इनका कोई जिसे कहते हैं कोई ऐसा भी जिसे कहते हैं, कोई ऐसा उम्मत पे जिसे कहते हैं, कोई ऐसा इनके साथ एकाग्रता भारत की कभी नहीं, सवाल नहीं पैदा होता, क्वेश्चन डजंट। तो हम सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा, और ये जो बिना मर्जी के, बिना कानून के, बिना आईन के, बिना किसी पद्धति के, प्रणाली के भारत की जमीन पे आए, हम सबको एक
राजनीतिक कंसेंसस बनाना पड़ेगा। मुझे परम अनुरोध है। आर.एस. पठानिया जी, आर.एस. पठानिया जी, क्या दावा किया जाता था? आर.एस. पठानिया जी, आप ही की सरकार दावा करती थी कि 370 के बाद बिल्कुल जड़ से उखाड़कर आतंकवाद को फेंक दिया जाएगा। ऐसे लोगों को ऐसे घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, इन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। आज कई साल 370 को खत्म हुए हो गए, लेकिन ये अभी भी है। हम कहां जिसे कहते हैं अपनी कमिटमेंट में जिसे कहते हैं वापस किए। हमने बार बार कहा और मैंने कहा इनको उखाड़ के फेंकना, ये हम वचनबद्ध भी, हम कटिबद्ध भी। मैं विपक्ष पे और खासकर कांग्रेस की, मैंने कहा जिसपे ये सवाल उठाना चाहता हूं, इनकी मंशा पे, इनकी जो मेंटेलिटी पे, इनकी मानसिकता पे बड़े विनम्रता के साथ कि आप भारत के एक बनाए हुए कानून का सम्मान नहीं करते। आप इंडिया फॉर इंडियन, जो भारतीय इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का जो फ्लैग, एक बीरर, एक जिसे कहते हैं, एक उसका एक स्लोगन, आप उसका सम्मान नहीं करते। आप इसको भी हर बात आप हिंदू मुस्लिम क्यों ले जाते हैं? वो कहां बात आ गई? अरे भाई हिंदू की और मुस्लिम की और सिख क्यों ले जाए कि नॉट राइट। तो मैं इनपे इनवर्स जिसे कहते हैं सवाल पुट करना चाहता हूं कि ये एक वोट बैंक की राजनीति तोड़ने शुरू की गई। और जम्मू में भी, मैं नाम लूंगा तो ठीक ही होगा, लेकिन कांग्रेस के 2-3 नेता थे जिन्होंने इनको राशन कार्ड भी बना दिए, जिन्होंने इनके आधार कार्ड भी बना दिए, जिनको इनके वोट भी बनाए, और इनको एक सस्ता जिसे कहते हैं वोट बैंक का एक साधन बनाया गया। देखिए, राइट टू लाइफ हर एक का जिसे कहते हैं अपना एक मौलिक अधिकार है, इनका पुनर्स्थापन हो, इनको एक अच्छी सुविधा मिले, इसमें कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन ठीक है, मैं जगदीप सिंह जी, जगदीप जी से जवाब ले लेता हूं इस पर। जगदीप जी, देखिए, आर.एस. पठानिया जी बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के दौर में ही इनके राशन कार्ड बनाए गए, इनकी आइडेंटिटी बनाई गई, तमाम चीजें कांग्रेस ने ही इन लोगों को बसाया है। खुराना साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब आप किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर के मंच पर बिना किसी सत्यापन के कोई बात रखते हैं और उसका कोई आधार होता नहीं, आप जरा मुझे यह बताइए 2016 और 17 इट इज इन द रिकॉर्ड कि जब इनका माइग्रेशन शुरू हुआ, 1970 का यह प्रॉब्लम है, तो सत्ता हसीन कौन था भाई? मैं कितनी बार बोलूंगा। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे गृह मंत्री ये कहें जाके, मैं फिर से बता रहा हूं कि झारखंड जैसे प्रदेश में यहां चुनाव हो रहे हैं कि जी हम घुसपैठ रोकेंगे। अरे भाई, आप गृह मंत्री हैं, और फिर उसके बाद कोई बात रह जाती है। एंड वी हैड सीन our honorable prime minister's scathing comments, his banal words, his waspy stance which he has been continuously using for a particular community। और यहां जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भाई साहब बैठे हैं, बहुत बढ़िया, आपने कहा बांग्लादेश के हिंदू, यहां पर हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। और बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ? और ये वही भाजपा है, मैं बता दूं, जब वाजपेयी साहब सरीखे नेता थे और इंदिरा जी ने वाजपेयी साहब को आगे किया, उन पे भरोसा जताया, शक्ति वाहिनी बनी और बांग्लादेश का जन्म हुआ, क्योंकि वहां पर जुल्म हो रहा था। यही हमारा ट्रेडिशन है, यही हमारा कल्चर है। और पठानिया जी ने कहा कि मैंने कहा जी महिलाओं को और बच्चों को अलग कर दो। नो, आई एम सिंपली सेइंग कि ये बिल्कुल ठीक, आदित्य जी ने, मैं नक्शल में बात खत्म करूं, बड़ी अच्छी बात कही, एक कॉन्क्रीट बेस पे एक पॉलिसी बने, और अगर आप इनको जब तक वापस नहीं भेजते, इनकी जो बेसिक कम्युनिटीज है वो आप एक शरणार्थी शिविर में पूरी करें, और जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। निकम्मी और निठल्ली आपकी सरकार है, कैसे उन्होंने आधार कार्ड बना लिए, कैसे उन्होंने बाकी दस्तावेज बना लिए, और आरोप आप कांग्रेस पे लगाएंगे, ये तो समुचित नहीं है। आर.एस. पठानिया जी, ये देखिए, सरकार तो आपकी ही है ना, केंद्र में भी अगर हम बात करें तो बीजेपी की सरकार है, और 370 हटने के बाद से ही लगातार यहां पर एलजी का प्रशासन काम कर रहा है, फिर कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? पठानिया जी, आर.एस. पठानिया जी। जी 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 प्लीज। जी, हेलो जी, आवाज आ रहा है मेरा प्रॉपर? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आर.एस. पठानिया जी, कांग्रेस यही सवाल कर रही है कि सरकार तो आपकी है, फिर इल्जाम दूसरे पर क्यों मढ़ा जा रहा है? हम इल्जाम नहीं बढ़ रहे, मैंने कहा कि इनकी जो नकारात्मक, जो इनकी जिसे कहते हैं एक विचारधारा और सोच है, हम आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम एक्शन कर रहे हैं। आप इसको क्यों, इसको एक कम्युनल सांप्रदायिक एंगल से, शीशे से देखने की कोशिश करते हैं। अब आप कहां एक्शन कर रहे हैं? आप देखिए, अब तो सरकार बदल गई, हम तो आप ही, अब आप कहां, नहीं, अब आप कहां कार्रवाई कर रहे हैं? आर.एस. पठानिया जी, अब तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो अब जो कार्रवाई हो रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो रही है। मैं इन्हें चेताना और बताना चाहता हूं
कि भारत सरकार ने बार बार अपनी वचनबद्धता इस पर दोहराई है। ये वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी जी, बड़े बड़े नेताओं ने संसद के पटल पे कहा है। हम अब इन पे एक्शन कर रहे हैं। इनके माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है, कभी ये दिखाने के लिए एक्शन करते हैं, फिर इसको ये कभी जिसे कहते हैं जात और मजहब के नाम पे ले जाते हैं, कभी ये भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष करते हैं। मैंने कहा हमारा पूरा समर्थन है, हमारा पूरा सपोर्ट है और हम जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ खड़े हैं। मैं कह रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ खड़े, आप इन्हें निकालिए, हमारा भी समर्थन है आपको। आदित्य गुप्ता जी, आदित्य गुप्ता जी, देखिए आरएस पठानिया जी ये कह रहे हैं कि हम अपने टाइम पे तो नहीं कर पाए, लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है उसे हमारा पूरा सपोर्ट है। आज भी अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही करना है। फैक्ट ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जरूर है, लेकिन होम और जो पुलिसिंग है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपना पाला नहीं छिड़का सकती, ना पठानिया साहब को हम छिड़काने देंगे। ये आप ही को करना है। 10 साल से आप ही के हाथ में है ये सरकार, और आगे वाले 5 साल भी आप ही के हाथ में है। जब तक एटलीस्ट यूटी है तब तक तो आप ही के हाथ में है। तो इसके ऊपर पॉलिसी वैसे भी नेशनल लेवल पे बननी है, और स्टेट लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो भी एलजी सरकार ने करनी है। तो आप अपना काम करिए। ये यू कैन नॉट फाइंड अ वे आउट कि आप निकल सकते हैं बीच में से, क्योंकि ये जो इशू है इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और अपना ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप अगर कहते हैं कि ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो एक पॉलिसी बनाएं क्लियरली, जिसमें आप कहें कि भाई हमने जो भी हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है या हिंदुस्तानी नहीं है, हम उसको नहीं रहने देंगे यहाँ पर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड कास्ट। इट डजंट मैटर। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, हम दुनिया की सबसे आबादी वाले देश हैं। हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए पूरे नहीं हो रहे, और आप लोगों ने आप उसके अंदर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहां तो पॉलिसी रखो रखने हैं, यहां पॉलिसी रखो नहीं रखने। ये बीच का रास्ता नहीं आप चला सकते। जावेद बेग जी, बहुत मुख्तसर में, क्या अब ये यकीन हो रहा है कि अब जो कार्रवाई हो रही है वाकई में कॉन्क्रीट कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, और इसके बाद इस तरह के जो इलीगल लोग होंगे उन पर अब दोबारा से फिर अब ये नहीं आएंगे, दोबारा से फिर ये नहीं बसेंगे, ये घुसपैठ दोबारा से नहीं होगा? बिल्कुल अबू हुरैरा साहब, एक तो पहले ही ये नहीं होना चाहिए था, अब जो कि हो गया है, अब आगे से नहीं होना चाहिए। इससे ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में क्योस पैदा हो गया है, काफी डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। फ्लश ट्रेडिंग से, प्रोस्टिट्यूशन से, ड्रग पेडलिंग से लेकर अब क्या पता नेक्स्ट टेररिज्म में भी कोई फंस सकता है, कोई इन्वॉल्व हो सकता है। हमें ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम और चैलेंजेस नहीं चाहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल स्क्रूटनाइजेशन करनी चाहिए, वेरिफिकेशन करनी चाहिए। जो भी इलीगल इमिग्रेंट है उन्हें अपने मुल्क वापस भेजना चाहिए। बिल्कुल। जगदीप सिंह जी, इसमें देखिए ये मसला ऐसा है कि इसमें सबको एक साथ मिलकर कदम उठाने होंगे, एक जबान में इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हुरैरा साहब, मैं मुख्तसर शब्दों में आपको बता दूं, ये नितांत संवेदनशील मामला है और क्षेत्राधिकार पूर्ण रूप से मरकजी सरकार के हाथ में है। बिल्कुल। लिहाजा कार्रवाई हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये समझते हैं कि 5 या 6 लोगों के घरों पर दबिश देकर या एफआईआर रजिस्टर करके इतनी बड़ी तादाद में रह रहे रोहंग्यास का आप वेरिफिकेशन कर लोगे, तो ये संभव तब तक नहीं है जब तक आप एक सुनिश्चित पॉलिसी लेकर देश के सामने नहीं आते। वहां केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं, बल्कि शेष भारत में भी जहां जहां पर माइग्रेंट्स हैं उनके, वही जो मैं पहले कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं। देखिए, एक बात तो बड़ी पारे की मानित साफ है कि ये दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार के विक्टिम्स हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक उनकी घर वापसी नहीं होती, कम से कम उनको आइडेंटिफाई करके एक सेपरेट शरणार्थी शिविर आप बना सकते हैं और उनको बेसिक एक ठोस पॉलिसी के तहत काम होना चाहिए। एक ठोस पॉलिसी बनानी होगी और सख्त कार्रवाई भी और सख्त कदम भी उठाने की जरूरत है। अब एक पहल जम्मू पुलिस ने की है, जम्मू इंतजामिया ने एक पहल की है। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि इसमें सियासत आने वाले दिनों में तो नहीं होगी, या इसमें जो समाज है उसका किस तरह का सपोर्ट मिलता है, सियासी पार्टियों का सपोर्ट किस तरह से मिलता है, और क्या वाकई में ये जो
कदम होगा ये एक तरह से एक आखिरी कदम होगा, आखिरी बार इस तरह की कार्रवाई होगी। दोबारा से इस तरह के इलीगल फिर जम्मू या मुल्क के दूसरे हिस्सों में फिर नहीं बसेंगे। एक मिसाली कदम एक तरह से ये होगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारे साथ जुड़ने के लिए एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी, जगदीप सिंह साहब, जावेद बेग जी और एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चक्रव्यूह में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।